अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारे पास 19 चैप्टर का पहला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। तो इसका जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, उसी की कंटिन्यूशन में हमारा ये लेक्चर है। तो इसमें पहली चीज है कैविटी रेडिएटर। हमारे पास चैप्टर नंबर 13 में हमने किर्चॉफ्स रूल पढ़े थे, तो उसका पूरा नाम ग्राहम किर्चॉफ है। और उसने ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कैविटी जो थी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएटर था, वो प्रिपेयर किया था और उसको उसने कैविटी रेडिएटर का नाम दिया था। और वो ये उसने काम जो किया था वो 1860 में किया था। और उसने किया ये था कि एक मेटल ले ली, उस मेटल के अंदर एक रैंडम होल किया, इरेगुलर होल किया, और उस होल की जो अंदर वाली सरफेस थी उसको ऐसा किया कि उसकी अंदर वाली सरफेस को किसी ब्लैक चीज से पॉलिश कर दिया। इसके लिए आप कैंडल फ्लेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडल फ्लेम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके जो कैंडल फ्लेम का स्मोक होता है, धुआं होता है उसको आप इसको ब्लैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। दो साइंटिस्ट के नाम बताए गए हैं, परमेनिशियम ने, और परमेनिशियम ने मिलके एक और साइंटिस्ट के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक फर्नेस ली, उस फर्नेस को आपने ब्लैक किया, हीटअप किया। हीटअप करने से उससे जो रेडिएशन है, फर्नेस के जलने से रेडिएशन मीट हुई, वो रेडिएशन जाके आपके पास एक मटेरियल से जाके टकराई जो ट्रांसपेरेंट था, जिसने रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं किया बल्कि क्या कर दिया, बेंड कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। आगे हमने प्रिज्म में से गुजारा। प्रिज्म का काम ये होता है कि हमारे पास वो ट्रांसमिट करता है और डिस्पर्स करता है ऑल वेवलेंथ से। उसके पास ये क्वालिटी होती है, वो रॉक साल्ट का बना होता है, ये क्वालिटी होती है कि जितनी भी रेडिएशन होती है, जिस वेवलेंथ की होती है, सब वेवलेंथ की रेडिएशन को वो मिट करने की सलाहियत रखता है और हर एक कलर को डिफर करके डिस्प्ले करवा देता है। तो इसका मकसद ये होता है कि हर कलर की वेवलेंथ को, छोटी वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ हो, लॉन्ग वेवलेंथ हो, हर वेवलेंथ को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है और डिस्पर्स करने की सलाहियत रखता है। आगे ये हुआ कि ये जब प्रिज्म के पास से गुजरा तो पता चला कि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, उसको हमने जाके थर्मोपाइल पे जो रेडिएशन डिटेक्टर है उस पे जाके ड्रा कर दिया। अब जो हमारे पास थर्मोपाइल है या थर्मोपाइल रेडिएशन डिटेक्टर होता है, इसकी ये खूबी होती है कि ये रेडिएशन को जो ड्रा करता है, ये डिटेक्ट करता है, वो विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ करता है। विद रिस्पेक्ट टू क्या करता है, वेवलेंथ के हवाले से डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले फर्नेस, यहाँ से रेडिएशन ने एमिट होना है, फिर प्रिज्म से गुजरना है, फिर प्रिज्म से गुजरने के बाद थर्मोपाइल रेडिएशन डिटेक्टर के जरिए डिटेक्ट होना है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। नेक्स्ट चीज हमारे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जब ये कर्व ड्रा की गई तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे ड्रा की गई। जो पहली कर्व है वो 1000 केल्विन पे ड्रा की गई, जो दूसरी है वो 1260 पे, तीसरी 1450 पे और चौथी कर्व 1650 पे ड्रा की गई। इसका याद रखना है एक साइड पे हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी है। जब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कर्व डिस्कस करेंगे तो उसके y एक्सिस पे इंटेंसिटी है और हमारे पास x एक्सिस पे क्या है, वेवलेंथ है। अब हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, हमारे पास सूरज का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 6000 केल्विन होता है। उससे सिर्फ ये नहीं था कि हमारे पास तो एक्स रेज रेडिएशन मीट होती थी, एक्स रेज रेडिएशन भी मीट होती थी, सिर्फ एक्स रेज नहीं मीट होती थी, साथ इंफ्रारेड रेडिएशन भी मीट होती थी, विजिबल रेडिएशन भी मीट होती थी। तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट भी मीट होती थी, अल्ट्रावायलेट भी मीट होती थी। तमाम रेडिएशन जो है वो 6000 पे मीट होती थी। इसी तरह हमारे पास ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ 6000 पे सारी रेडिएशन का मीट होने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन सेम टेम्परेचर पे मीट हो सकती हैं। 6000 पे ये एक्स-रे की वेवलेंथ सबसे छोटी है, इसी तरह वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, तो हर वेवलेंथ की रेडिएशन एक ही टेम्परेचर पे मीट हो सकती हैं। जब हमने 1000 केल्विन टेम्परेचर दिया तो उसमें हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन भी मीट हो रही होगी, विजिबल भी हो रही होगी, समहाउ एक्स-रे भी मीट हो रही होगी। तो हमारे पास तमाम रेडिएशन इस टेम्परेचर पे मीट हो रही होगी। अब हमने ये देखा कि एक वेवलेंथ ऐसी आती है जिस पे 1000 केल्विन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें अटेन होती है।
जब 1000 केल्विन टेम्परेचर रखा तो एक वेवलेंथ की वैल्यू स्पेसिफिक वेवलेंथ ऐसी हमें मिल जाती है जहां हमारी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर उसके अगेंस्ट जाके देखें तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हमें अचीव हो जाती है इस वेवलेंथ पे। इसको कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम का हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी वेवलेंथ है जिस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी जो एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी जो है वो हासिल होती है। दैट मीन मैक्सिमम एनर्जी जो है वो अमिट होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन जो होते हैं वो अमिट होते हैं। इसी तरह 1260 के अकॉर्डिंग हमने कर ड्रा की, 4050 के अकॉर्डिंग ड्रा की। आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो लैम्डा मैक्सिमम है पहली जगह मुझे इस जगह ये अचीव हुआ है ऐसे, दूसरी जगह मुझे इसके ना इसके ऊपर नहीं अचीव हुआ। 1260 जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये इधर वेवलेंथ मेरी शॉर्ट होती जा रही है, इधर मेरी वेवलेंथ क्या होती जा रही है, लॉन्ग। तो मेरा जो लैम्डा मैक्सिमम है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया है। वो क्या हो गया है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्योंकि पहले लैम्डा मैक्सिमम मुझे अगर यहाँ अचीव हुआ था तो अगला जो लैम्डा मैक्सिमम है वो लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ अचीव नहीं हुआ, वो किधर अचीव हुआ है, लेफ्ट साइड पे अचीव हुआ है। दैट मीन शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ अचीव हुआ है। इसी वजह से मैंने ये कहा था कि जिन सितारों का टेम्परेचर 6000 से क्या होता है, ज्यादा होता है, जिन सितारों का टेम्परेचर उनका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है, वो येलो से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ शॉर्ट होती है। इसीलिए जो जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी इमिट होगी उस वेवलेंथ का कलर जो है वो हमारे सामने आता है। तो इसलिए हमारे पास येलो कलर अक्सर का जो हमारे पास सूरज को नजर आता है उसकी वजह यही है कि येलो कलर पे सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट होती है। तो हमें येलो कलर दिखाई देता है। अगर उससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास स्मॉलर वेवलेंथ पे स्मॉलर वेवलेंथ वाला कलर ज्यादा रेडिएशन इमिट करने लग जाएगा, तो वो सितारों का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया मेरा लैम्डा मैक्सिमम किधर को जा रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। 1450 किया तो मेरे पास उससे भी शॉर्टर वेवलेंथ पे चला गया, और आगे 1650 किया तो ये उससे भी क्या हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमारा जो लैम्डा मैक्सिमम है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू शॉर्टर वेवलेंथ के लिए आने शुरू हो जाती है। अगली चीज ये है कि इस कर्व के अंदर जो एरिया होता है, इस कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाली एनर्जी देता है। वो हमें क्या देता है, एनर्जी जो अमिट होती है, इससे अमिट होने वाली एनर्जी की मिकदार हम उसके एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कर्व से जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, जो फैक्ट्स देखे हैं, वो अगले हिस्से में हम डिस्कस करते हैं कि इंटेंसिटी जो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी का कंसेप्ट है वो ये है कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जो मेरी इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली होती है। एम्पलीट्यूड को हम 7th चैप्टर पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि ये मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। मीन पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अगर हम स्प्रिंग या पेंडुलम रखें तो हमारे पास मीन पॉइंट से जो मैक्सिमम वो डिस्प्लेस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स इसको एम्पलीट्यूड की शक्ल में जाहिर क्यों करती है? क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एटम का एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। जैसे जैसे वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, एनर्जी जो है अमिट होने वाली इंक्रीज होती जाएगी उसके स्क्वायर के साथ। मॉडर्न फिजिक्स ने कहा कि इंटेंसिटी का जो कांसेप्ट है वो नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड जो होते हैं उसके साथ रिलेट करता है। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये लाइट जो थी वो कंटीन्यूअस थी। जब लाइट कंटीन्यूअस थी तो उसके जरिए फिर हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ प्लेन है नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते वो हम देखते हैं। पहली फैक्ट ये है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप पास टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड एटम का बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। उनके मुताबिक ये था कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसे होनी चाहिए। ये क्लासिकल फिजिक्स अकॉर्डिंग
क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग यही था कि हमारे पास ये इसी तरह क्या होता जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, एम्पलीट्यूड के बढ़ने से आपके पास जो एनर्जी इमिटेड है वो भी बढ़नी चाहिए। लेकिन हकीकत में ये हुआ कि हमारे पास एक लैम्डा मैक्सिमम पे, एक लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू पे एनर्जी मैक्सिमम हिट हुई, उसके बाद पहले इंक्रीज कर रही थी, उसके बाद क्या करने शुरू होगी, डिक्रीज। तो ये मेरे पास फेलर थी क्लासिकल फिजिक्स की, और मॉडर्न फिजिक्स ने इसको एक्सप्लेन किया, जिसने कहा था कि इंटेंसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसने ये कहा कि जो लैम्डा मैक्सिमम है वो एक टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है। तुम्हारे पास जो इंटेंसिटी होती है और इधर हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा है, अब आपके पास लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई टी कांस्टेंट वैल्यू देता है कि टेम्परेचर की एक खास वैल्यू होती है जिस पे आपके पास हाई टेम्परेचर पे एक खास लैम्डा होता है जिस पे आपके पास एनर्जी मैक्सिमम इमिट होती है, मैक्सिमम एनर्जी की एमिशन अकर होती है, नंबर ऑफ फोटॉन इमिट होते हैं। इसको लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टी इक्वल कांस्टेंट लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई टी इक्वल टू 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। ये आपने यूनिट याद रखना है, और इस कांस्टेंट को वीन्स कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। ये जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है, इसको वीन्स कांस्टेंट कहा जाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम है। ये वो क्वेश्चन है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि किसी भी बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है उनकी हम लैम्डा मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन बॉडी का, एक इंसान का लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना चाहें तो इंसान का जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में वो 37 है, और केल्विन में कितना बन जाएगा 310। लैम्डा मैक्सिमम क्या आएगा, जो टेम्परेचर मल्टीप्लाई होगा था वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2.9 वही वाला हमारे पास, और टी नीचे जाके डिवाइड हो गया 310, तुम्हारे पास 9.35 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास बनता है इंफ्रारेड रीजन। क्योंकि डेफिनेटली इंफ्रारेड रीजन को जो ह्यूमन आई है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती, तो इसी वजह से हमें जो इंसान से रेडिएशन इमिट होती है वो नजर नहीं आती, लेकिन इंसान से भी हर वक्त रेडिएशन इमिट होती है। जो मैंने पहला लेक्चर दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का 19 चैप्टर में से, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि हर बॉडी से रेडिएशन इमिट होती है। आया कि उनका रीजन विजिबल हो या इनविजिबल हो उस पर डिपेंड करता है कि हमें नजर आती है या नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, तीनों का रिलेशनशिप क्या है। हमारे पास बेटा इंटेंसिटी है, लैम्डा है और लैम्डा मैक्सिमम है। तो टेम्परेचर की वैल्यू पे एक लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ऐसी होती है कि जहां हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और उस पॉइंट को हमारे पास क्या कहा जाता है, उस लैम्डा को क्या कहा जाता है, लैम्डा मैक्सिमम कहा जाता है। तो ये हमारे पास तीसरी चीज है कि हमारे पास टेम्परेचर, वेवलेंथ और इंटेंसिटी तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। दिए गए टेम्परेचर पे वेवलेंथ की एक वैल्यू ऐसी होती है जहां पे आपकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट बेटा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये कहता है कि हमारे जो कर्व के अंदर एरिया होता है, इस कर्व के अंदर एरिया, इस कर्व के अंदर एरिया, इस कर्व के अंदर एरिया, आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हमने ये पहली कर्व ड्रा की थी 1000 केल्विन के लिए, दूसरी की थी हमने 1260 केल्विन के लिए, और तीसरी की थी 1450 के लिए, और नेक्स्ट हमने की थी 1650 के लिए। तो हमारे पास जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते गए थे तो हमारे पास इसका एरिया बढ़ता गया, जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया दैट मीन हमारी एनर्जी बढ़ती गई। दो चीजें हमने ऑब्जर्व की थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और नंबर 2 लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो थी वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही थी। लैम्डा मैक्सिमम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो ये हमारे पास जो एरिया है अंडर द कर्व वो हमें एनर्जी देता है। तो इसलिए स्टीफन ने ये कहा था कि जो हमें एनर्जी मिलती है, जो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी इमिट होती है उसमें इंक्रीमेंट आता है, वो टेम्परेचर की 4th पावर के साथ रिलेट करता है। जो एनर्जी हमारे पास इमिट होती है टेम्परेचर के बढ़ने से 4th पावर के साथ रिलेट करता है। अगर आपका क्वेश्चन की साइन खत्म करे तो सिग्मा T⁴ आता है। इस सिग्मा को बेटा स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, और इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर k की पावर -4। वाट पर मीटर स्क्वायर बेटा यूनिट है इंटेंसिटी का।
और केल्विन आपको पता ही है टेम्परेचर का यूनिट है, तो ये आपको अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर -4 के पावर -4। अगर आप इसको रेट करना चाहें E2 और E1 इक्वल टू T2 और T1, पावर क्या है 4, दैट मीन टेम्परेचर और एनर्जी एक दूसरे के साथ 4th पावर के साथ रिलेट करते हैं। आपके एक्सरसाइज का सवाल है कि अगर हम टेम्परेचर को 2 टाइम कर दें तो एनर्जी जो एमिट होती है वो कितने गुना बढ़ जाएगी। अगर इधर आप 2 लिखे तो 2 की ताकत क्या हो जाएगी 4, तो 2 की ताकत 4 क्या होती है 16, तो 16 टाइम आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी जब आप टेम्परेचर सिर्फ कितने टाइम इंक्रीज करेंगे 2 टाइम टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एनर्जी कितने टाइम बढ़ जाएगी 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी किस प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज करती है। बेटा इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होती है, इसको अच्छी तरह देख लेना और